तो गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो यार आज की हमारी वीडियो होने वाली है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी है, यू मस्ट वॉच इट। जिसमें हमने बात की थी इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। देन आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, इरिवर्सिबल सेल इंजरी तभी होती है जब कोई एक सेल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर देता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है? देखो, इंजरी है, ये मॉडरेट इंजरी है। फिर कोई एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये इंजरी सीवियर बन जाती है। ठीक है, बहुत टाइम तक वो इंजरी परसिस्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो अगर यहाँ यहीं से स्टिमुलस को वापस रिवर्ट बैक कर दिया तो ये रिवर्सिबल में चली जाएगी। और अगर इसी पॉइंट से इंजरी और चलती रही, कंटिन्यू रही, तो ये इरिवर्सिबल में चली जाएगी। और इसके बाद सेल डेथ होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद सेल का क्या होगा? आखिरी निज़ाम, मौत। सेल का आखिरी अंजाम होगा मौत। तो देखो, इसका क्या फीचर है? परसिस्टेंस ऑफ इंजरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इट लीड टू सेल डेथ। इट लीड टू सेल डेथ बाय अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो इसके ये जो इरिवर्सिबल इंजरी है वो किसकी वजह से होती है? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है और किसकी वजह से होती है? मेनली दो दो वजह है। एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। ठीक है, इन दो ये जो मेन, इन दो ऑर्गेनेल्स की वजह से ही इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो मैकेनिज्म कहाँ तक पहुँच गए थे अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी में? हमारा एटीपी कम हो चुका था, वो तो पहले से स्टार्टिंग से कम था। उसकी वजह से क्या क्या? न्यूक्लियर क्लम्पिंग, डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स, सेल स्वेलिंग, इंक्रीज कैल्शियम इन प्लाज्मा और फेलियर ऑफ पंप्स। ये सब तो पहले हो चुका था, लेकिन अब वो अपने उसको बहुत देर तक इसी कंडीशन में रहा है बेचारा सेल। उसका ये सब हो चुका था, इतना डैमेज हो चुका था। तो सेल अब पहुंच गए इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो इरिवर्सिबल में और क्या उसी का कंटिन्यूशन होगा? कैल्शियम और बढ़ेगा हमारे साइटोप्लाज्म में, पीएच और कम होगा, और एसिडिक होगा हमारा जो इन्वायरमेंट है। हमारा जो सेल का साइटोसोल है वो और एसिडिक होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता जा रहा था। तो अब देखो, कैल्शियम बढ़ा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज करेगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट करता है। अब उसने बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट किए, जैसे 5 फॉस्फोलाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एंडोन्यूक्लियसेस। ये सब क्या करेंगे? फॉस्फोलाइपेज जितना भी लिपिड है, लिपिड फॉस्फोलिपिड, सबको डैमेज कर देगा। प्रोटीएजेस जितने भी प्रोटीन कंटेंट है, भाई मोस्टली सेल किससे बनी है? प्रोटीन से, तो प्रोटीन को डैमेज कर देगा। एंडोन्यूक्लियसेस जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए, उस सबको डैमेज कर देगा। तो अब ये कुल मिला के क्या हुआ? मेम्ब्रेन डैमेज हुई, जितने प्रोटीन्स थे वो डैमेज हो गए, पूरा हमारा न्यूक्लिक एसिड तबाह हो गया। तो भाई सेल कैसे सर्वाइव करेगी? और डैमेज टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। हमारे यहाँ पे सेल में एक वो हमारी सेल में एक सुसाइड बैग प्रेजेंट होता है, जिसमें हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या भरा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो अगर हमारी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो क्या निकलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलेंगे, जो क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे हमारे प्रोटीन्स का। इसके वजह से प्रोटीन हो गया डीनेचर्ड और सेल हो गई तबाह। तो देखो, मेनली आपने कैल्शियम बढ़ने की वजह से ये सब देखा।
नेक्स्ट, पीएच और कम होगा और न्यूक्लिक एसिड क्लम्पिंग होगी, न्यूक्लियर क्लम्पिंग और बढ़ेगी। तो यार ये हो गई हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब आपको ये लिखने के लिए ज़्यादा तो हुआ नहीं, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक और टॉपिक नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, रिपरफ्यूजन इंजरी। और नेक्स्ट लास्ट हम लोग इसमें डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देखेंगे एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आपका पूरा सेल इंजरी का जो टॉपिक है खल्लास खत्म। तो यार देखो, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो, और अगर आपने इसके पहले वाली जो 2 वीडियो उसको नहीं देखा है तो भाई कोई मतलब नहीं आज की वीडियो देखने का। क्यों? आपको समझ ही नहीं आएगा। कंसेप्ट जो थे मैंने पहली वाली वीडियो में समझाए थे। तो मस्ट वॉच प्रीवियस 2 वीडियोस। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तब तक ले गुड बाय।